नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ हिंदी का ये चैप्टर जिसका नाम दिया गया है वर्णमाला, जो कि इसका बेसिक चैप्टर होता है और बहुत ही प्यारा चैप्टर होता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो धीरे धीरे करके आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर होती चलें। तो आप इन वीडियोज़ को बराबर देखते ही रहते हैं और बराबर कमेंट कीजिएगा और बराबर लाइक और शेयर तो करना ही करना है। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो कल मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको चालू किया था व्यंजन, और व्यंजन में मैंने आपको बता दिया था कि जो व्यंजन होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं 41 मतलब 41। अगर हम बात करें मूल व्यंजनों की तो मैंने बताया था वो होते हैं 33। मैंने कहा था जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर जी स्पर्शी की संख्या होती है 25। और स्पर्शी का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है वर्गीय व्यंजन। फिर मैंने कहा था अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4, या, रा, ला, व। हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, आप कहेंगे 4, स और ह। अगर हम कहें संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, तब भी आप कहेंगे 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। अगर हम कहें आगत व्यंजन कितने, तो आप कहेंगे 2। आगत व्यंजन मतलब वे व्यंजन जो विदेशी भाषा से आए हैं तो आगत हो गए, और उन्हीं को कहते हैं ग्रहित, मतलब विदेशी भाषा से हमने ग्रहण किया इसलिए हो गए ग्रहित व्यंजन। समझ गए। तो उनकी संख्या होती है 2। हम कहें उच्छित व्यंजनों की संख्या, तो आप कहेंगे 2, ड और ढ। अगर हम कहें अगत तो हो जाएगा ज और फ। इस प्रकार से मैंने आपको बात बताते हुए सबसे पहला बताया था घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, तो आपने पढ़ा था अघोष और सघोष। अब आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे प्राणवायु के आधार पर। समझते जाइएगा। देखिए आज जो दूसरा आधार है वो है प्राणवायु। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के भेद। अब प्राणवायु क्या होती है, तो मेरे बच्चे प्राणवायु से मेरा अपना मतलब ये होता है, प्राणवायु का मतलब ये होता है कि जो हवा हमारे अंदर से भाई प्राण हमारे किसके लिए हैं, प्राण हमारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर हवा का आवागमन है। और अगर उस हवा का आवागमन या श्वास का आवागमन अगर रुक जाए तो हम व्यक्ति कैसा हो जाता है, तो व्यक्ति मृतप्राय हो जाता है या व्यक्ति मर जाता है। ठीक है। तो इस हवा के चक्कर में हमारा पूरा जीवन है। तो इसी प्रकार से स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है प्राणवायु के आधार पर। एक को कहते हैं अल्प प्राण, मतलब जिनको बोलने में हमें कम वायु बाहर निकालनी पड़ती है, कम वायु की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं हम अल्प प्राण व्यंजन। और दूसरे को कहते हैं हम महाप्राण व्यंजन। देखिए अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए कम प्राणवायु या कम श्वास की आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं अल्प प्राण। और वे व्यंजन जिनको बोलने के लिए अत्यधिक सांस की आवश्यकता पड़ती है उनको कहते हैं महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, मैंने कहा था आपको जो लिखना होता है, आपको जो वर्गीकरण करना होता है वो कितने का करना होता है, वो करना होता है आपको मूल व्यंजनों का। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, उनकी संख्या होती है भैया 33। ठीक। वर्ग कितने होते हैं, तो वर्गों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, वर्गों की संख्या है 5। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्गों की संख्या है 5। अगर हम बात करें तो फिर इसी में इन्हीं 33 में शामिल है अंतस्थ। अंतस्थ में है या, रा, ला और वा। यहीं पे शामिल है ऊष्म। ऊष्म में है शा, सा, सा और हा। ओके। तो ये 33 में शामिल। अब इन्हीं की डिवाइडेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए अल्प प्राण। अभी अगर हम बात करें अघोष की या सघोष की बात करें, देखिए सघोष में था तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विषम पद होते हैं। प्रत्येक वर्ग के विषम स्थानों वाले वर्ण यहाँ पर रखे जाते हैं। विषम स्थान कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। कौन से स्थान,
पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण किसका? तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें आता है? अल्प प्राण में आता है। उसके बाद बचा हमारा अंतस्थ, तो हमारा अंतस्थ भी यहीं पर आ जाता है। अंतस्थ यानी या, रा, ला और वा भी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में इसमें आ जाते हैं समस्त स्वरों का भी आगम यहीं पर हो जाता है प्यारे बच्चे, यहीं पर आगम हो जाता है। ठीक, अब बचे कौन कौन? अगर प्रत्येक वर्ग, भाई एक वर्ग में कितने होते हैं? 5, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अगर यहां पर आ जाता है तो बचे कौन कौन से? तो सर बचे दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा वर्ण किसका? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, प्लस यहां पर देखो हमने अंतस्थ को शामिल किया, लेकिन क्या ऊष्म को शामिल किया था? क्या नहीं शामिल किया है, तो ऊष्म को शामिल कर लेंगे इसमें, प्लस ऊष्म। ऊष्म में कौन कौन आएगा? सा, सा और हा। तो आप बताओ, अगर बच्चों संख्या की बात की जाए, बताओ आप ये बताइए महाप्राण की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि सर जी महाप्राण की जो संख्या होती है वही 2, और वर्ग कितने हैं? 5, तो 2 पंचे 10, मतलब 10 हो गया, और 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर संख्या हो जाएगी 14। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 15। भाई 3 और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 और 4 19, और 19 और 11 कितना हो जाएगा बताइए? 19 और 11 हो जाएगा 30। तो यहाँ पर अल्प प्राण की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 30। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा का मतलब है का वाली लाइन का दूसरा चौथा कौन कौन होगा? एक बार लिख देता हूं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा मतलब का वर्ग का दूसरा चौथा होगा खा और घा। चा वाली लाइन का दूसरा चौथा होगा छा और झा। टा वाली लाइन का हो जाएगा ठा और ढा। ता वाली लाइन का हो जाएगा था और टाठा दा धा, धा हो जाएगा। फिर पा वाली लाइन का हो जाएगा बा और भा। तो ये देखो आ जाते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। आज यहाँ पर आप पहला, तीसरा, पांचवा भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि इतना मैं जानता हूँ आपको आता है, आपने बचपन से पढ़ा है कि का खा गा में का वर्ग में का ख गा घ अंगा 5 शब्द आते हैं। उसमें पहला का, तीसरा गा और आखिरी अंगा इसमें आ जाएगा। चा वाले में भी ऐसे ही होता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट। हो गया? अब देखिए आगे। देखिए फिर देखिए दो तरीके हैं। अब जो दूसरा जो आधार मेरे बच्चे बनने वाला है उसको आप कहेंगे उच्चारण के आधार पर, और फिर अगला जो आधार बनाएंगे वो हम बनाएंगे उच्चारण चिन्ह के आधार पर। तो ये जो आधार होता है ये होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। अब देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन करीब 6-7 प्रकार के होते हैं। मैं सबको एक साथ में लिखता हूं लाइन से और आप समझते जाइए। तो पहले होते हैं स्पर्शी। क्या होते हैं? स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे होते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं? संघर्षी। तीसरे होते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। फिर चौथे होते हैं, फिर अगर हम अगले की बात करें तो अगले होते हैं स्पर्श संघर्षी, फिर होते हैं नासिक्य। क्या होते हैं? फिर होते हैं नासिक्य। फिर जो पांचवें होते हैं उनको कहते हैं संघर्षहीन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कहते हैं संघर्षहीन, या इन्हीं को कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं?
इन्हीं को कहते हैं अर्ध स्वर। ठीक, लिख लिया। अब देखिए अगला जो होता है वो होता है लुंठित, लुंठित स्वर व्यंजन, सॉरी लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। ठीक है, बाकी यहां पर लिख देता हूं। फिर अगला होता है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। फिर अगला होता है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन होता है। तो इस प्रकार के हम उच्चारण के आधार पर हम व्यंजनों को इतने भागों में बांट सकते हैं प्यारे बच्चे, इनको हम बांट देते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए दिमाग लगाइए कि इसमें कौन कौन से आते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, ठीक, देखिए शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो पांचों वर्ग होते हैं, चूंकि वो पांचों जो व्यंजन होते हैं वो वर्गों में बंधे होते हैं, तो प्यारे बच्चे उनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। तो अब जो वर्गीय व्यंजन है तो उन्हीं को हमने कहा था स्पर्शी व्यंजन। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन, तो आप ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। तो स्पर्श, अब देखिए स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत प्यारे बच्चे आ जाते हैं प्रत्येक वर्ग का, समझना, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग के प्रथम चार वर्ण, प्रथम चार वर्ण, केवल किसको छोड़कर, केवल चा वर्ग को छोड़कर। अरे समझ आई कि नहीं आई? मतलब वर्ग हमारे पास कितने होते हैं? 5। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण आपको लेने, जैसे का वर्ग है तो का, ख, ग, घ। लेकिन चा वर्ग को, चा वर्ग का कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन आपको यहां पर स्पर्श में नहीं लेना है। इसका मतलब हमारे पास वर्ग होते हैं 5, लेकिन हमको यूज कितने करने हैं? 4। प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण, इसका मतलब पीछे वाले छूट जा रहे हैं, सबसे लास्ट वाले छूटे जा रहे हैं ना। कौन कौन से? अंगा, अड़ा, ना और मा छूटे जा रहे हैं, छूट जाने दीजिए। चा को छोड़कर प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार। अब बताओ अगर चा को प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार लोगे, चार को छोड़कर वर्ग होते हैं हमारे 5, एक छूट गया, बचे कितने? 4। और 4 में अगर 4 का मल्टीप्लाइंगे तो कितना आएगा? 16। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 16, और स्पर्शी की 25। ठीक, अब हम बात करते हैं संघर्षी की। तो जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं प्यारे बच्चे, इनको हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। तो ये होते हैं सा, सा और हा। ये क्या होते हैं? तो ये प्यारे बच्चे होते हैं संघर्षी व्यंजन। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी की। देखो प्यारे बच्चे, अभी हमने चा वर्ग को छोड़ दिया था, तो उस चा वर्ग के प्रथम चार वर्ण मतलब कौन कौन आएंगे? च, छ, ज और चा, छा, जा और झा। ये किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। तो अब देखो, अब अगर हम उन 25 की बात करें, अगर हम उन 25 की बात करें, देखिए यहां पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण आ गए इसमें। ठीक, फिर उसके बाद में ऊष्म व्यंजन आ गए इसमें। चा वर्ग को छोड़ दिया तो चा वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन आ गए इसमें। अब छूटा क्या है? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा छूटा है। और इनको क्या कहते हैं? तो लास्ट वाले को कहते हैं, इनको कहते हैं, देखिए अगर हम बात करें इनकी, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है कि नहीं होता है? प्रत्येक वर्ग का ये जो अंतिम अक्षर होता है इसको हम कहते हैं। अब चूंकि अंतिम अक्षर तो होता ही होता है, साथ में ये 5वां अक्षर होता है कि नहीं होता? ये अंतिम अक्षर तो होता ही है, साथ में ये 5वां अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। इसको कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5वां होता है। और दूसरी बात ये होती है, ये जो अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, ना होता है, मा होता है, ये नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम नासिक्य। क्या कहते हैं? नासिक्य वर्ण, नासिक्य
वर्ण। अब याद रखिएगा, क्योंकि ये नाक के बल से बोले जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं नासिक के वर्ण। तो अगर हम नासिक में लिखना चाहें तो किसे लिखेंगे? सर लिखेंगे अंगा, अंगा, अड़ा, न, अच्छा, अंगा, इया, अड़ा, न और मा। ये किस में आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे हमारे नासिक में। सबका रफा दफा हो गया। अब हमारे बचा है लुंठित, पार्श्विक और उच्छिप्त। क्या बचा है? लुंठित, पार्श्विक और उच्छिप्त व्यंजन बचा है। मैं एक और बात समझ लो, जो लुंठित व्यंजन होता है इसका एक और नाम होता है, अगर आपसे पूछा जाए प्राकंपित। क्या पूछा जाए? प्राकंपित। अब देखिए, अब हमारे पास बच्चे क्या क्या है? हमने यहाँ पर अंतस्थ, ये यहाँ पर हमने उसमें लिख लिया और हमने प्रत्येक वर्ग के 25 कर लिए। बस हमारे पास अब 4 व्यंजन बचे हैं जिनको हम अंतस्थ कहते हैं, उन्हीं का हमको डिवाइडेशन यहाँ पर करके दिखाना है। तो हमने कहा ये जो लुंठित होता है ना बेटे, जो रा होता है, जब आप रा बोलते हैं तो रा में जीभ थर्राती है, तो ऐसा लगता है जैसे रा जब हम बोल रहे हैं तो जो अक्षर है, जो शब्द है, वो लुढ़क लुढ़क कर हमारे जीभ के बाहर आ रहा है, लुढ़क लुढ़क कर हमारे जवान, जैसे रा, तो रा जो होता है जीभ थर्राती है ऐसे, तो ऐसा लगता है लुढ़क के बाहर आ रहा है। तो इसीलिए, और कंपन बहुत होता है, इसीलिए इसको प्राकंपित कहते हैं या लुंठित कहते हैं। तो जो रा होता है इसको आप कहें प्राकंपित या लुंठित। अब पार्श्विक क्या होता है? देखिए, ये समझ में आ गया ना सबको? चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें इसकी पार्श्विक की, तो जब आप कभी, प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं? जब कभी भी आप बोलते हैं रा, और जब आप रा बोलते हैं तो जब आप ला बोलते हैं तो ला बोलने में जीभ ऊपर चिपकती है और किनारों से आवाज बाहर आती है, इसलिए जो ला होता है इसको कहते हैं पार्श्विक। क्योंकि प्यारे बच्चे, जो पार्श्विक व्यंजन होते हैं, पार्श्विक का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? पार्श्विक का मतलब होता है किनारा, मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय किनारों से आवाज आती है उनको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। अब उच्छिप्त क्या होते हैं? आपको हमने सिखाया था ताड़न जात या उच्छिप्त जो होते हैं डा और ढा, ठीक है, डा और ढा। तो ये हो गया अपने उच्छिप्त। अब अगर हम बात करते हैं इसमें क्या आते हैं? संघर्षहीन या अर्धस्वर। तो इसमें अब बचा गया हमारा या और बच गया हमारा वा। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये वाले तीनों पार्ट, ये कि या का अंतस्थ को आप कैसे डिवाइड करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो संघर्षहीन है, जो अर्धस्वर है, वो कहते हैं या और वह। इनको अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो बोलने की जो स्टाइल होती है, इनके जो उच्चारण करने की स्टाइल होती है, वो ऐसी होती है जैसे स्वर बोले जाते हैं, कि इनके, ऐसे कहते हैं कि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता कम पड़ती है, इसलिए इनको कहते हैं अर्धस्वर या कहते हैं इनको संघर्षहीन। अब फटाफट बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट करिए तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट डन। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम आपको ऐसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं जिसके लिए आपने पढ़ा बहुत जगह होगा, लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा आपने शायद ही कहीं पे पढ़ा होगा। अब आप पूरे ध्यान से, पूरे अंतःकरण से, अपने बिल्कुल दिमाग लगा के अब आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर ये चीज़ आगे जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप समझिए आपने वर्णमाला में सब कुछ सीख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। देखो, अब आपने हमेशा पढ़ा होगा कि तालव्य व्यंजन होते हैं, कंठ व्यंजन होते हैं। अब सबसे पहले इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है, और ऊपर से लिखते हैं, इसको कहा जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। अब वर्णों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने स्वर और व्यंजन दोनों का भेद हम यही करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए। सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग ये बताइए कि जब हम आवाज़ आती है, आवाज़ हमारे बाहर से अंदर जाती है कि अंदर से बाहर आती है? तो आप कहेंगे सर जी अंदर से बाहर आती है।
मैं कहता हूं कि जो आवाज होती, ध्यान से सुनिएगा, आवाज जो होती है वो कहां से शुरू होती है? तो सर जी नाभि से शुरू होती है। और जब नाभि से आवाज हमारी ट्रेवल करके ऊपर आती है तो सबसे पहला भाग कौन पड़ता है? सबसे पहला भाग मेरे बच्चे पड़ता है ये आपका मुंह है। और यहां से जब पेट से आवाज चल के आई तो सबसे पहला भाग क्या पड़ा? तो सबसे पहला भाग आप सब जानते, नहीं जानते तो अपने देख लीजिए। सबसे पहला है कंठ। क्या है? कंठ। तो सबसे पहला भाग है आपके पास में कंठ। कंठ के ऊपर एक घुंडी लटकी होती है प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं आप काकल की घुंडी। क्या कहते हैं? काकल की घुंडी। काकल की घुंडी का ज्यादा कुछ काम नहीं होता तो इसको दूसरा उच्चारण स्थान हम नहीं कहते हैं। ठीक, जैसे काकल की घुंडी से ऊपर आया तो फिर क्या आता है? तो फिर सब्जी चालू होता है, आप कहेंगे फिर चालू होता है ये तालु। क्या चालू होता है? तालु। और तालु के बाद में क्या होता है? तो तालु के बाद में लगे होते हैं सर जी मसूढ़े। ये देखिए ये लगे हुए हैं आपके मसूढ़े। तो ये है मसूढ़ा। और मसूढ़े के बाद में क्या होता है? तो मसूढ़े के बाद में लटका होता है आपका दांत। ये क्या होता है? दांत। और दांत के बाद में क्या होता है? दांत के बाद में होते हैं ओंठ। अब क्रम समझिए। जैसे ही आवाज जब अंदर से चली तो सबसे पहले आवाज को क्या मिला? तो सबसे पहले आवाज को मिला कंठ। जैसे ही आवाज को कंठ मिला तो उसने कह दिया कि जो कंठ है ना पहले नंबर का उच्चारण स्थान है, क्योंकि जब आवाज अंदर से आती है तो पहला उच्चारण स्थान हमको कंठ ही मिलता है। दूसरा उच्चारण स्थान हमको मिला तालु। कंठ के बाद में क्या मिला? तालु। तालु के बाद में क्या लगा हुआ है? मसूढ़ा। मसूढ़ा के बाद में लगा हुआ है दांत। तो सबसे बाहर लगे हुए हमारे ओंठ। इसी के आधार पर इनको हमने डिवाइड कर लिया कि दूसरा उच्चारण स्थान ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब लोग रट के रखिए या खुद देख लीजिए। आवाज़ अंदर चलेगी, सबसे पहले क्या आएगा? कंठ, तो उच्चारण नंबर 1। दूसरा क्या आएगा? तालु, उच्चारण नंबर 2। फिर क्या आएगा? मसूढ़ा, या इसी को हिंदी में कहते हैं मूर्धा। मसूढ़ा या मूर्धा, उच्चारण नंबर 3। मसूढ़े के बाद में होते हैं दांत। दांत का हो गया उच्चारण नंबर 4। उसके बाद हो गया ओंठ, तो हो गया उच्चारण नंबर 5। समझ गए? तो ये जो पांचों उच्चारण स्थान होते हैं इनका प्रयोग हम यहाँ पर भर भर के करते हैं। अब देखें कैसे। यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं वर्ण। क्या लिखते हैं? इसे हम लिखेंगे वर्ण। तो वर्ण में हम क्या करेंगे? स्वर भी लिखेंगे और व्यंजन भी लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। फिर क्या लिखना है? अंतस्थ। तो अंतस्थ लिख दिया जाएगा। अंतस्थ में लिखेंगे या, रा, ला और वा। उसके बाद में हमको लिखना है ऊष्म। ऊष्म में लिख दीजिए सा, सा, सा और हा। ठीक, उसके बाद में ये लिख गया इतना। फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे स्वरों को लिखेंगे। तो लिखिए आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अंक और आहा। ठीक, तो देखिए यहां पर हमने ये सब लिख लिया। अब इन्हीं का हमको पता करना होता है कि उच्चारण स्थान क्या। देखो बच्चे बहुत सरल है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम लिखेंगे उच्चारण स्थान। एक मिनट, यहां पर हम बच्चों लिखेंगे उच्चारण स्थान। फिर हम यहां पर लिखेंगे कि उच्चारण स्थान के बाद में हम लिखेंगे इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि इनका नाम क्या होता है। जो भी उच्चारण स्थान होते हैं इनका नाम क्या होता है। अब देखो मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया? तो मैंने अभी आपको सिखाया कि उच्चारण नंबर 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे कंठ होता है। नीचे से गिनना है, उच्चारण नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत और नंबर 5 ओठ। सबसे पहला उच्चारण स्थान हमने ले लिया, तो हमने कहा सबसे पहला उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ। हमने कहा बिल्कुल सही है सर जी, कंठ होता है।
तो पहला उच्चारण स्थान हमारा अगर कंठ होता है तो पहला जो हमको इस पे जो पहले वर्ण लेना है वो हमको पहला वर्ग ले लेना है। पहला उच्चारण स्थान पहला वर्ग, क्या करना है, पहले उच्चारण स्थान के साथ में पहला वर्ग ले लो, तो हमने ले लिया का वर्ग। ठीक, और क्या लेना है, तो आप अब देखो पहला उच्चारण स्थान हो गया, अब आ जाओ स्वर में। स्वर में क्या करोगे, तो पहला उच्चारण स्थान यहाँ पर लिया है, पहला वर्ग यहाँ पर लिया है, तो पहले वाले दोनों आप यहाँ पर भी ले लीजिए। तो छोटा और बड़ा आ को आपने यहाँ पर शामिल कर दिया, शामिल किया, समझते जाइए। मैंने कहा पहला उच्चारण स्थान, तो आपने कहा कंठ, तो मैंने कहा आप ले लीजिए इसके साथ में पहला वर्ग, और आप ले लिए छोटा बड़ा। और ये जो आहा लिखा हुआ है, आहा, इसको भी आपको इसी के साथ में ले लेना है, आहा को। तो अब अगर हम आपसे पूछें तो और इनका नाम क्या होगा, कंठ से बोले जाने वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनको कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं, तो कहते हैं कंठ। अब बताओ इसमें क्या समस्या है। पहला उच्चारण स्थान कंठ, पहले उच्चारण स्थान का पहला वर्ग, और पहले एक पेयर किसका, स्वरों का। पहला उच्चारण स्थान कंठ, तो पहला वर्ग इसके साथ में ले लीजिए और पहला पेयर ले लीजिए किसका, तो आप कहेंगे सर जी स्वरों का ले लीजिए। ठीक, अब अगर हम बात करें दूसरे के, दूसरा उच्चारण स्थान, तो आप कहेंगे सर जी होता है तालु। दूसरे के साथ में दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग क्या है, तो दूसरा वर्ग होता है चा वर्ग। तो आपने कहा कि हमने ले लिया चा वर्ग, और चा वर्ग के साथ में इसमें क्या करना है, इसमें दूसरा वाला पेयर ले लेना है किसका, तो आप कहेंगे इसमें दूसरा पेयर ले लेना है छोटी ई और बड़ी ई। तो आपने ले लिया छोटी ई और बड़ी ई। लेकिन अब यहाँ से एक काम और करना है, क्योंकि हमको अंतस्थ और ऊष्म भी तो लिखना है, तो अंतस्थ और ऊष्म में आप एक पेयर यहाँ से भी लेते जाएंगे ऐसे, इसीलिए हमने इनको ऐसे ऊपर नीचे लिखा है। देखिए अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, और ये बहुत ही सरल हो जाता है। आपने पहला पेयर लिया, पहला पेयर आपने यहाँ पर आके लिख दिया, क्या लिखा आपने, या और सा को आपने यहाँ पर लिख दिया। अब बताओ जो तालु से बोले जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, तो प्यारे बच्चे उनको बोलेंगे तालव्य वर्ण। क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण बोलेंगे। अब ऐसे ही आप करते जाइए। तीसरा उच्चारण स्थान, तो आप कहेंगे तीसरा उच्चारण स्थान सर जी होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा या मसूढ़ा। ठीक है, मसूढ़ा होता है, मूर्धा होता है। अब तीसरे में क्या करेंगे, तो दूसरा वर्ग चला गया। अब आ जाओ इसमें, आ जाओ तीसरा वर्ग ले लो। इसमें हमने ले लिया तीसरा वर्ग, इसको थोड़ा नीचे लिख ताकि रिलेट होता रहे, मूर्धा या मसूढ़ा। यहाँ पर हमने ले लिया तीसरा वर्ग, तो हमने ले लिया टा वर्ग। अब टा वर्ग के साथ में, अब देखिए टा वर्ग के साथ में अगर हम यहाँ पर आपसे ये कहें कि बेटा आप तीसरा पेयर ले लो, तो बताओ क्या ऊ और ऊ, ध्यान से देखिएगा, दिमाग भी लगाना है। बताइए क्या ऊ और ऊ कभी मूर्धा से बोला जा सकता है, तो आप कहेंगे सर जी कतई नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये बात अंधा भी जानता है कि जो ऊ और ऊ होता है ये किससे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है ओष्ठ से, किससे, ओठों से। इसलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो आप कहेंगे सर जी अगर इसको नहीं लेंगे तो क्या हम ऋषि को भी नहीं ले सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे भैया बिल्कुल आप ऋषि को यहाँ पर ले लीजिए। जो ऋषि है इसको यहाँ पर उठा के आप रख लीजिए। जैसे आपने उठा के रखा, अब इसके साथ में क्या करेंगे, तो इसका दूसरा पेयर ले लो, रा और सा वाला। तो आपने यहाँ पर दूसरा पेयर ले लिया, रा और सा। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं, मूर्धन्य। अब जैसा कि आपका आ गया चौथा, चौथा क्या होता है, चौथा सर जी होता है दांत। क्या होता है, दांत। अब दांत में क्या करोगे, देखो तो आप सब जानते हैं कि चौथा उच्चारण स्थान, तो इसके साथ में चौथा वर्ग तो ले लीजिए यहाँ पर, तो आप ले लीजिए ता वर्ग। आपने लिख लिया ता वर्ग। उसके बाद में अब देखिए, आप अगर कभी मेरे प्यारे बच्चे ये पूछने लगे कि सर जी आपने सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अब इसके साथ में जो ता वर्ग है, चौथा उच्चारण, तो क्या इनके साथ में ए और ओ का पेयर नहीं चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो होते हैं, ये होते हैं मिश्रित स्वर होते हैं। और जो मिश्रित स्वर होते हैं, क्योंकि आ जो होता है वो आ और ई से मिला होता है, बनकर मिलकर बना होता है। तो जो आ है वो किस में आता है, कंठ में आता है, और ई किस में आता है, तालु में आता है। इसका मतलब जो ए ओ औ होते हैं ये दो दो उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, ये कंठ तालव्य बनेंगे। तो इस हिसाब से बनेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते, इसको शामिल नहीं कर सकते। तो क्या इसको भी शामिल नहीं करेंगे क्या, तो ये वाला पेयर उठा के हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, तो हो जाएगा ला और सा। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोले हैं दंत। क्या बोलते हैं, दंत। अब आ जाओ हमारे पांचवें उच्चारण में, जिसको कहते हैं होंठ। पांचवा उच्चारण स्थान वर्ग कौन सा, तो वर्ग हो जाएगा पांचवा, तो आ गया इसमें पा वर्ग। पा वर्ग के साथ में
अब जहाँ पर देखो हमने छोटा छोटा ऊ बड़ा ऊ छोड़ दिया था ना, अब इसको ले लेंगे, क्योंकि जो ऊ और ऊ होता है उसको कहाँ से बोला जाता है, तो उसको ओंठ से बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ऊ और ऊ ले लिया। अब देखो बाकी तो कुछ बता नहीं है, वाह और हा है, इसका पेयर हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि वाह और हा स्पेशल उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, उसको बोलेंगे ओष्ठ। क्या बोलेंगे? बोलेंगे ओष्ठ। ठीक, अब देखो समझना मेरी बात को। देखो अगर यहां पर हम बात करें तो हमने यहां तक कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बचा है, तो हमारे पास यहां तक चीजें खत्म हो गई। हमारे पास एक बचा, दो बचा, ये बचा, ये बचा, और ये और ये और ये बचा है हमारे पास में। तो हमने कहा अब देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी। क्या याद रखनी है? अगर हम बात करें ए तो ए को काहे से, एक का ये कैसे बनता है? आ प्लस ई से बनता है। ये कैसे बनता है? आ प्लस बड़ी ई से बनता है। तो अगर बेटा इसके उच्चारण स्थान की बात की जाएगी तो आ को कहां से बोला जाता है प्यारे बच्चे? तो वो बोला जाता है कंठ से। तो ये हो जाएगा कंठ, और प्लस छोटी कैसे बोली जाती है? बड़ी छोटी, तो तालु, तो हो जाएगा प्लस कंठ प्लस तालब्य। तो इसको मिलाकर इसका नाम हो जाएगा, इनको दोनों को जो बोला जाएगा उनका हो जाएगा कंठ तालब्य। कंठ तालब्य, ठीक है। अब अगर बात करें हम ओ और औ की बात करें तो ओ हो जाएगा आ प्लस ऊ, ये हो जाएगा आ प्लस बड़ा ऊ। आ कैसे बोला जाता है? तो आप कहेंगे आ बोला जाता है कंठ से। अगर हम पूछेंगे ऊ कैसे बोला जाता है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे जो ऊ होता है बोला जाता है कैसे? ओंठ से बोला जाता है, तो कंठ और प्लस ओष्ठ। तो अगर हम कहें इसको मिला के क्या बोला जाएगा, तो आप कहेंगे इसको मिला के बोला जाएगा कंठोष्ठ। क्या बोला जाएगा? कंठोष्ठ बोला जाएगा। इसको एक बार सही से लिख देते हैं, इसको बोला जाएगा कंठोष्ठ। समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो ए और ए, क्योंकि ये आ और ई से मिलकर बनता है, और आ बनता है काहे से? आ किससे बोला जाता है? कंठ से। ई काहे से बोला जाता है? तालु। तो ये हो गया कंठ तालब्य। ओ प्लस ओ, आ प्लस ऊ, आ बोला जाता है कंठ से, ऊ बोला जाता है आपका कहाँ से? ओष्ठ, इसलिए वो क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। अब हमारे पास बचा है वाह। तो वाह में याद रखना, वाह जो होता है इसको कहते हैं दंतोष्ठ। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। समझ गए कि नहीं? और जो हा होता है इसको हम कहते हैं काकल्य वर्ण। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण या स्वरयंत्री। स्वरयंत्री वर्ण भी हम इसको कहते हैं। देखिए अभी हमने आपको जो काकल की घुंडी पढ़ाई थी ना, इसीलिए मैंने कहा था ये इसको उच्चारण स्थान इसलिए नहीं गिना जाता क्योंकि जो हा होता है सिर्फ यही जब बोला जाता है तो ये काकल की घुंडी से होकर निकलते, इसलिए इसको काकल्य वर्ण कहते हैं या स्वरयंत्री वर्ण भी कहते हैं। अब हमारे पास सारी चीजें हो गई, अब सिर्फ बचा है अंक। तो जो अंक होता है, इसको कहते हैं नासिक्य वर्ण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नासिक्य, नहीं इसको नासिक, हाँ ठीक, नासिक्य वर्ण कहते हैं, नासिक्य वर्ण कहते हैं। अब देखो प्यारे बच्चे, हमने जो आपको आज चीज़ें सिखाई हैं, अगर आपको ये वाली टेबल का क्लासिफिकेशन करना आ गया, ये वाली टेबल अगर आपने सीख ली, तो आप समझें कि आपने हिंदी की वर्णमाला जो चैप्टर होता है उसका आपने 100% सीख लिया और आपको सब कुछ आ गया। फिर से एक बार देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 5। पहला कंठ, क्योंकि यहां से आवाज अंदर से आई, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मसूढ़ा, चौथा दांत और पांचवा कंठ। ठीक, अब देखो पहला उच्चारण स्थान ऐसे इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। ठीक, पहला उच्चारण स्थान पहला वर्ग, पहला उच्चारण स्थान है कंठ, तो इसके साथ में आ जाएगा पहला वर्ग, का वर्ग आ जाएगा, और का वर्ग आ गया। और यहां पर अगर स्वर की बात करें तो छोटा बड़ा आ इसके साथ में आ गया, और आहा को और शामिल कर लेना है। ठीक, दूसरा उच्चारण स्थान तालु, तालु के साथ आ गया चा वर्ग, क्योंकि दूसरा है इसलिए दूसरा वर्ग क्या होता है? चा, तो आ गया चा।
और स्वर जो होते हैं उसमें दूसरा क्या होता है, छोटी बड़ी आ गया। बस यहाँ से एक काम और चालू करना, दूसरे नंबर से आपको अंतस और ऊष्म का एक एक जोड़ा लेते, तो या और हमने सा ले लिया। उसके बाद चौथा उच्चारण स्थान हो गया टा वर्ग। तो टा वर्ग जो है, क्योंकि ये मूर्धा होता है, क्योंकि ये तीसरा उच्चारण स्थान होता है, इसलिए जो टा वर्ग है वो तीसरा वर्ग है, तो तीसरा वर्ग रख दिया। और चूंकि उ और उ कभी भी मूर्धा में नहीं आते, जो उ और उ होते हैं वो कभी भी मूर्धा में नहीं आते। इनको आप सब जानते हैं, अंधा भी जानता है कि इनको कहाँ से बोला जाता है, ओंठों से, तो इसको छोड़ दिया। पर जो ऋषि थी वो हमने ले लिया, और इसका भी फिर से एक जोड़ा ले लिया, रा और सिट, और ये वाली सा, इनको कहते हैं मूर्धन। उसके बाद दांत का था, दंत जो है वो चौथा उच्चारण स्थान, इसलिए इसने चौथा वर्ग क्या है, ता वर्ग लग गया। और उसके बाद में चूंकि यहां पर तो ये बचे नहीं, तो यहां पर हमने इसका ला और सा का एक वर्ग यहां पर रख दिया। उसके बाद में आ गया पांचवा उच्चारण स्थान, तो पांचवा वर्ग पा वर्ग, और इसके साथ में उ और उ को हमने लगा दिया। अब बात करते हैं यहां पर कि क्योंकि जो ए ओ औ है ये मिश्रित हैं, क्योंकि ये मिश्रित वर्ण है, मिश्रित व्यंजन है, और जो मिश्रित व्यंजन होते हैं वो कभी भी साधारणतया एक उच्चारण स्थान से उच्चारित नहीं किए जाएंगे। ए बनता है आ प्लस ई से, तो आ बनता है कंठ प्लस तालब, तो कंठ तालब हो गया। इसमें आ प्लस ऊ से आ बनता है कंठ से, और ऊ बनता है ओठ से, तो हो गया कंठोष्ठ हो गया। वा को रट के रखना कि ये क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। हा जो होता है ये काकल्य घुंडी से होकर है, जिसे लोग काकल्य वर्ण या स्वरयंत्री बोलते हैं। और जो अंक होता है ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है प्यारे बच्चे, ये देखो ऐसे जो अंक होता है इसको कहते हैं नासिक के वर्ण। अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली, एक बार स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं हट जाता हूं, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। अब देखिए, जिस भी बच्चे को, जिस भी बालक ने ये चीज पढ़ ली, तो आप समझो, देखिए हमने इसको कितने तरीके से पढ़ाया है कि आप चाहे जैसे चाहें आप चलते फिरते उठते बैठते इसको याद कर सकते हैं। जिसने इसको पढ़ लिया तो उसने हिंदी वर्णमाला में 100% उसने महारत हासिल कर लिया, क्योंकि जो एग्जाम क्वेश्चन है वो यहाँ से आने की 101% संभावना रहती है, और आते भी हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और दूसरी बात है, जो अगर परीक्षाएं हैं भी तो स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ाई को अपनी बढ़ाइए, जिससे आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप हमारे ऊपर भरोसा बनाइए कि मैं आपको मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और ये 100% सही निकलने वाला है। क्योंकि हमने पिछली बार भी बताया था कि जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे वाह है बहुत बार पूछा गया, हा है बहुत बार पूछा गया है। तो देखते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, जो कि आपका उत्तरदायित्व होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।